नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास निशानेबाज पार्ट 8। देवराज चौहान की बातों का कोई जवाब न देकर खुराना चारों से बोला, तुम चारों ऊपर वाले कमरे में जाकर आराम करो, मुझसे पूछे बिना बंगले से बाहर मत जाना। जी। वह चारों कमरे से बाहर निकल गए। खुराना ने सिगरेट सुलगाई और शांत भाव में कुर्सी पर जा बैठा। बैठ जाओ, इस तरह कब तक खड़े रहोगे? देवराज चौहान को खुराना का व्यवहार अजीब सा लगा। खुराना को घूरते देवराज चौहान आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। शंकर नाग भी बैठ गया। दिन में तो तुम बहुत अच्छे ढंग से मुझे बेवकूफ बनाकर निकल गए। एकाएक खुराना मुस्कुराया। दिन की छोड़ो, अब की बात करो, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। क्या बात करूं? खुराना ने पूर्वता लहजे में कहा। मेरे पास कहने को कोई भी बात नहीं है। इस समय रात है, तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। रात यहीं बिता लो, सुबह चले जाना। देवराज चौहान को खुराना का व्यवहार हद से ज्यादा अजीब लगा। मैं समझा नहीं। क्या समझना चाहते हो? खुराना एकाएक गंभीर हो गया। शंकर नाग कभी देवराज चौहान को देखता तो कभी खुराना को। तुम हमें छोड़ रहे हो? हाँ। तो फिर यहाँ लाया ही क्यों गया है? मेरे कमांडोज तुम्हें लाए हैं क्योंकि उन्हें ऐसा ऑर्डर था, लेकिन मैं इस मामले में दखल देने की अब ज़रूरत महसूस नहीं करता। जो मन में आए करो, खुराना बोला। यह तुम कह रहे हो? डाबर बागले का सबसे खतरनाक चीफ कमांडो खुराना कह रहा है? हाँ। खुराना गंभीर था। तुम्हारा कुछ भी बुरा करने का मेरा मन नहीं है। कारण सिर्फ यह है कि डाबर बागले की कोई बात मुझे पसंद नहीं आई। रात यहाँ रहकर सुबह चले जाना, और अगर किसी ठिकाने का प्रबंध पास में नहीं है तो मैं इंतजाम करा देता हूँ, जहाँ तुम सुरक्षित रह सको और जो चाहे कर सको। देवराज चौहान कई पलों तक खुराना को देखता रहा। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। देवराज चौहान खुराना के होठ खींचते चले गए। बरसों से डाबर बागले मेरे ही दम पर टिके हुए हैं, वरना पठानिया जैसे आस्तीन के सांपों ने कब का इन्हें डस लिया होता। लेकिन अब डाबर बागले ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगे हैं। जाने कहां से नए लोगों को लाकर अहमियत दी जा रही है, और मेरी परवाह की जरा भी परवाह नहीं। कम से कम खुराना ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। ठीक है, यह तुम्हारा मामला है। मेरी तुम्हारी सीधी कोई दुश्मनी नहीं। मैं तो डाबर बागले के कारण तुम्हारे पीछे था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। ठिकाने के साथ साथ गोला बारूद का भी इंतजाम? नहीं। खुराना ने बात काटकर सिर हिलाया। तुम्हें गोला बारूद किसी कीमत पर नहीं दूंगा। ऐसा करना तो डाबर बागले से बेहद घटिया किस्म की गद्दारी होगी। मैं तुम्हें छोड़ तो सकता हूँ, परंतु पलटकर आक्रमण करने के लिए गोला बारूद नहीं दे सकता। उसका इंतजाम तुम खुद ही करो। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। मैं नहीं चाहता कि डाबर बागले तक यह बात पहुंचे कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मुझे क्या जरूरत है किसी से बात करने की? लेकिन तुम्हारे कमांडोज? मेरे आदमी सिर्फ मुझसे बात करते हैं। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। रहने के लिए ठिकाने का इंतजाम करा दूं? नहीं, अभी जरूरत नहीं। बब्बन कहाँ है? एकाएक खुराना ने पूछा। बब्बन? देवराज चौहान चौंका। हाँ, जिसे जयंत अपनी मौसी का लड़का कहता फिर रहा है। तुम्हारा बब्बन से क्या वास्ता? कुछ नहीं, जरा भी नहीं। तुम्हारी तलाश के सिलसिले में कल बब्बन से मुलाकात हुई थी, जयंत के ही घर पर। खुराना ने गंभीर स्वर में कहा। बब्बन से सतर्क रहना, वह डाबर बागले का खास आदमी है। 70 करोड़ का सोना तलाश करने और तुम्हारी हत्या करने के लिए उसे छोड़ा गया है। देवराज चौहान हैरानी से खुराना को देखता रहा। सच कह रहे हो तुम? तुम खुद ही सोच लो देवराज चौहान कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। देवराज चौहान की आंखों में खूंखारतापूर्ण भाव नाच उठे। बब्बन का चेहरा आंखों के सामने नाच उठा। दांत सख्ती से भिज गए थे। खुराना के साथ सुबह नाश्ता करने के पश्चात देवराज चौहान और शंकर नाग जब उस बंगले से बाहर निकले तो सुबह के 9:30 बज रहे थे। खुराना का रवैया बहुत अजीब सा रहा हमारे साथ, शंकर नाग बोला। हाँ, देवराज चौहान मुस्कुराया। खुराना को मन ही मन डाबर बागले से ठन चुकी है। तभी तो खुराना ने हमारी परवाह भी नहीं की कि हम डाबर बागले के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। और खुराना का इस प्रकार विद्रोही हो जाना
डाबर बागले के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है। वह तो होगा ही, शंकर नाग ने कहा। हमसे एक भूल हो गई। क्या? खुराना हमें बता सकता था कि जगमोहन को कहाँ कैद कर रखा है? खुराना को नहीं मालूम जगमोहन कहाँ है। यह बात खुराना पहले ही बता चुका है। शंकर नाग ने विचारपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। और वह हरामजादा बब्बन जो खुद को जयंत की मौसी का लड़का कहता है? कहता नहीं, वह है ही। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर कहा। बब्बन झूठा हो सकता है, लेकिन जयंत उसकी झूठ में हाँ नहीं मिला सकता। हमने यह माना था कि बब्बन उसकी मौसी का लड़का है, तो जयंत को यह भी मालूम होगा कि वह डाबर बागले के लिए काम करता है। अगर यह बात जयंत को मालूम होती तो जयंत उसे पास भी न फटकने देता। देवराज चौहान ने कहा। जाहिर है कि जयंत खुद इस बात से अनजान है। बब्बन ने यह बात उससे छिपा रखी थी। बब्बन और जयंत कहाँ होंगे इस वक्त? वह जहाँ भी हो, मैं बब्बन को छोड़ने वाला नहीं। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। बब्बन जयंत का खास बनकर हमारे ग्रुप में घुसा ताकि वह मेरी हत्या कर सके। यह जुदा बात रही कि उसी वक्त की डाबर बागले से टक्कर लेने की खातिर मैं उनसे अलग हो गया, वरना बब्बन मेरी पीठ में तो गोली मार सकता था। हाँ, यह बात तो है। शंकर नाग ने सिर हिलाया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई, फिर कह उठा। इस प्रकार हमारा पैदल चलना ठीक नहीं। खुराना के आदमी फिर हमें पकड़कर खुराना के पास ले जा सकते हैं। तो? शंकर नाग ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। खेड़ा से बात कर ली जाए? वह तो कुछ मत कहो, देखते रहो क्या होता है। पब्लिक बूथ से देवराज चौहान ने खेड़ा से फोन पर बात की। कहो खेड़ा, क्या कहना चाहते हो? ओह देवराज चौहान, मैं तो रात से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। किस लिए? तुमसे बात करनी है। अर्जुन नाथ ने बताया होगा कि... अर्जुन नाथ ने ना तो मुझे कुछ बताया और ना ही मैंने पूछा। तुम अपनी कहो। 2 पलों के लिए लाइन में खामोशी रही। मैं तुमसे जो बात करना चाहता हूँ वह फोन पर नहीं हो सकती। खेड़ा का स्वर उसके कानों में पड़ा। और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। खेड़ा, तुम दोगलापन भी दिखा रहे हो सकते हो। क्या मतलब? मैंने तुम्हें 2 गोलियां मारी थी, तुम्हें लगी, तुमने मर जाना था कि... छोड़ो, वह बीती बात हो गई। मैं ताज़ा बात करना चाहता हूँ। उस बीती बात का बदला लेने के लिए भी तुम यह सब कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। उस समय एक दूसरे पर फायर करना वक्त की ज़रूरत भी हो सकता है, तब तुम्हारी अपेक्षा मैंने तुम पर फायर कर दिए होते। खेड़ा का स्वर गंभीर था। इन बातों में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की सोच भी नहीं सकता। डाबर बागले के जुआ घर में हमारी थोड़ी बहुत लगी थी, तो उसकी एकमात्र वजह यह थी कि मैं तुम्हें ठक्कर बाबा के नाम से जानता था, देवराज चौहान के नाम से नहीं। अगर तभी ही मुझे तुम्हारी असलियत मालूम हो जाती तो मैं हर हाल में तुमसे दोस्ताना ही बनाता। यह सब बातें जानने के लिए देखें अनिल मोहन जी का भूखा शेर। जहाँ पर तुम हो वहाँ तुम्हारे कितने आदमी हैं? देवराज चौहान ने कहा। यहाँ काफ़ी आदमी हैं, लेकिन जब तक तुम यहाँ पहुँचोगे ज़रूरत के हिसाब से 2-4 ही होंगे। समझदार हो। मैं गंभीर हूँ, तुमसे खास बात करनी है। आ रहा हूँ। फिर भी अगर दिलो दिमाग में कोई और इरादा हो तो उससे किनारा कर लेना। खेड़ा ने कुछ कहना चाहा कि देवराज चौहान रिसीवर रखकर बूथ से बाहर आ गया। क्या हुआ? शंकर नाग बोला। चलो खेड़ा के यहाँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। वह तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं। खेड़ा सीधा हुआ पड़ा है, उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। मेरे साथ वह किसी भी कीमत पर बुरा नहीं कर सकता। इस बारे में तो फिक्र ही मत करो शंकर नाग। खेड़ा की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। वह बेड पर अधलेटा तकियों से टेक लगाए हुए था। बगल में स्टूल पर नर्स बैठी हुई थी। सामने 2 कुर्सियों पर देवराज चौहान और शंकर नाग मौजूद थे। तीसरी कुर्सी खाली थी और अर्जुन नाथ कुर्सी पर हाथ रखे खड़ा था। सिगरेट सुलगाए देवराज चौहान धीरे धीरे कश लगा रहा था। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे वास्तव में खुशी हुई देवराज चौहान, खेड़ा बोला। जवाब में देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। तुम वास्तव में काफी अच्छे निशानेबाज हो। रात के गहरे अंधेरे में भी तुम्हारा निशाना नहीं चूका। एक गोली मेरे दिल के करीब लगी और दूसरी घुटने के करीब।
गनीमत यह रही कि उस समय मैंने तुम्हारे सिर का निशाना नहीं लिया था। खेड़ा हंसा। ठीक कहते हो, सिर का निशाना लिया होता तो हमारी यह मुलाकात संभव नहीं थी। देवराज चौहान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। शंकर नाग खामोशी से बैठा खेड़ा को निहार रहा था। अर्जुन नाथ बिना किसी जल्दी के आराम से कुर्सी पर खड़ा था। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। देवराज चौहान ने खेड़ा पर निगाह मारी। खेड़ा ने देवराज चौहान की आंखों में झांका, फिर संभले स्वर से कहा, तुम डाबर बागले के साथ मौत की जंग कर रहे हो? हाँ। तुम अकेले इतनी बड़ी जंग अपने कंधों पर नहीं संभाल सकते। तुम मेरी फिक्र करना छोड़कर तुम अपनी कहो खेड़ा। कहना क्या चाहते हो? मुझे मालूम हुआ है कि डाबर बागले ने तुम्हारे ऐसे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं जहां से तुम लड़ाई के लिए गोला बारूद हासिल कर सको। यकीनन तुम्हारे सामने दिक्कत पेश आ रही होगी। मैं तुम्हारी परेशानियां दूर करना चाहता हूँ। खेड़ा ने कहा, मैं तुम्हें गोला बारूद ही नहीं बल्कि आदमियों की सहायता भी देना चाहता हूँ ताकि डाबर बागले से तुम खुलकर मुकाबला कर सको। देवराज चौहान के अधरों के बीच कहर भरी मुस्कान आ फंसी। तुम्हें किसने कह दिया कि यह जंग जारी रखने का मेरा इरादा है? क्या मतलब? खेड़ा चौंका। मैं अजमेर छोड़कर जा रहा हूँ। अजमेर छोड़कर जा रहे हो? खेड़ा हक्का बक्का रह गया। मतलब कि डाबर बागले से डर गए हो तुम, कि फैसला होने से पहले ही दौड़ जाने की तैयारी में हो? जैसा भी तुम समझो। देवराज चौहान बेहद शांत था। और जगमोहन, वह तो तुम्हारा दोस्त है, उसे कैद से आज़ाद नहीं कराओगे? अब मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तुम्हारी बात को, तुम्हारे शब्दों को अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। खेड़ा बोला। सीधी बातों को समझने के लिए दिमाग की खास जरूरत नहीं पड़ती खेड़ा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं आता कि तुम लड़ाई अधूरी छोड़कर भाग सकते हो। मैं भाग रहा हूँ, अपने मुंह से कह रहा हूँ, और तुम मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हो? मेरा ख्याल है मैंने बात की शुरुआत ठीक ढंग से नहीं की। मुझे अब तुम्हारे ख्याल दुरुस्त होते नजर आ रहे हैं। देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। तुम मुझे सहायता देने वाली बात मत कहो। मैं बिना किसी की सहायता के भी इस छोटी सी लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचा सकता हूं। तुम सिर्फ अपनी बात कहो कि तुम क्या चाहते हो। हाँ, खेड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे अपनी बात ही कहनी चाहिए थी। उस समय मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरे सामने ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मेरी बातों के जाल में नहीं फंस सकती। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मैंने, खेड़ा ने शांत स्वर में कहा, डाबर बागले का जुआघर लूटा है। इस कारण डाबर बागले मुझे किसी भी हालत में छोड़ने वाले नहीं। मानते हो ना? जाहिर है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। और मैं नहीं चाहता कि डाबर बागले का हाथ मेरी गर्दन तक पहुंचे। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि मैं डाबर बागले का मुकाबला नहीं कर सकता। वह बहुत ताकतवर हैं, मेरी पहुंच से बाहर हैं। अब बचने का मेरे पास एकमात्र यही रास्ता है कि मैं अजमेर छोड़ दूं। लेकिन अजमेर छोड़ना मेरी ढेर सारी मेहनत पर पानी फेरना होगा, क्योंकि बरसों लगा दिए मैंने अजमेर अंडरवर्ल्ड में पांव जमाने में। ऐसे में सब कुछ छोड़ना कितना कठिन है तुम सोच सकते हो। देवराज चौहान खेड़ा को देखता रहा। इधर तुमने डाबर बागले के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है। तुम्हारा हर बार उन दोनों की बादशाहत को कमजोर बनाता जा रहा है। मैं जानता हूँ तुम डाबर बागले के नीचे उखाड़ने का दम रखते हो और उड़ा सकते हो। फिर भी तुम अकेले हो। किसी कारण डाबर बागले के सामने कमजोर न पड़ जाओ। इसी कारण मैं इस लड़ाई में अपनी सारी ताकत की सहायता तुम्हें देना चाहता हूँ। और इस काम में मेरा लालच है कि तुम जिसको खत्म करना चाहते हो वह मेरा बड़ा दुश्मन है। देवराज चौहान ने बेहद शांत अंदाज में कश लिया। अगर डाबर बागले सलामत रहे तो मेरे साथ कैसा भी कभी भी बुरा हो सकता है। खेड़ा ने पुनः कहा। मैं चाहता हूँ तुम पक्के तौर पर डाबर बागले को खत्म कर दो। इसमें मुझे क्या फायदा मिलेगा? तुम्हें फायदा? कैसा फायदा? मैं डाबर बागले को मार दूंगा तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारी जान बच जाएगी, धंधे बच जाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलना है? तुम तो पहले ही लड़ाई जारी रखे हुए हो। मेरी लड़ाई का पहलू डाबर बागले को सिरे से बर्बाद करना है, उनकी जान लेना नहीं। खेड़ा देवराज चौहान को देखता रहा। लड़ाई जारी रखते हुए अगर जान लेता हूँ तो वह तुम्हारे लिए लूँगा। अपने लिए मैं उनकी जान ना भी लूँ तो भी काम चल जाएगा। और अगर मैं तुम्हारे लिए जान लेता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? तुम
तुम क्या फायदा चाहते हो? खेड़ा की आंखों में व्याकुलता के भाव नाच उठे। तुम क्या दे सकते हो? खेड़ा एकाएक कुछ न कह सका। अर्जुन नाथ और शंकर नाग दोनों के चेहरों पर गंभीरता भरी निगाह दौड़ा रहे थे। देवराज चौहान खेड़ा की आंखों में झांकते हुए कह उठा, वह 70 करोड़ का सोना कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, तब तो मैं तुम्हारी गोलियों से घायल मरणासन अवस्था में पड़ा था। माना कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सोना कहाँ है? वैन से कौन निकाल ले गया है? यह बात तो तुम मालूम कर रहे होंगे, सोने की तलाश कर रहे होंगे। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर दिया। हाँ, मेरे कुछ आदमी सोने की तलाश पर ही जुटे हुए हैं। ठीक है, सोना तलाश करके मुझे आधा दे दो, मैं तुम्हारे लिए डाबर बागले को खत्म कर दूंगा। आधा? हाँ, लेकिन आधा तो ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। पंचम खेड़ा के चेहरे पर बेचैनी दौड़ी। यह बात की बात है कि आधा सोना ज्यादा है या कम है। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी उठता है कि हमारे हाथ सोना लगे ही ना, मेरे आदमी सोने को तलाश कर ही ना सके। कोई बात नहीं, देवराज चौहान ने सरल स्वर में कहा। नहीं मिलेगा तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा। रही बात डाबर बागले की, तो वह जिंदा नहीं रहेंगे। जुबान रही मेरी। 2 पल सोचने के बाद खेड़ा ने गहरी सांस लेकर कहा, मंजूर है। देवराज चौहान की आवाज में सख्ती भरती चली गई। खेड़ा, अगर तुम सोना तलाश करोगे तो वह तुम्हें हर हाल में मिलेगा। कोई गारंटी नहीं कि सोना मिले ही मिलेगा, अगर तुमने सोना ठीक ढंग से तलाश करवाया। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सख्त और खतरनाक स्वर में कहा। और कान खोलकर सुन लो, मेरे साथ किसी भी तरह की हेरा फेरी करने की चेष्टा मत करना। अगर ऐसा कुछ किया तो अंजाम तुम जानते ही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। और सोना मिल जाने पर मुझे कितना मिलेगा खेड़ा? देवराज चौहान का स्वर ठंडा था। आधा। खेड़ा ने बेचैनी से गहरी सांस लेकर कहा। सुना तुमने? देवराज चौहान ने अर्जुननाथ को देखा। सोना मिलने पर आधा सोना मेरा होगा, यह बात तय हो चुकी है। अगर किसी मोड़ पर खेड़ा इस बात को भूलने लगे तो इसे याद करा देना। अर्जुननाथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे पहले तुम डाबर बागले को खत्म कर दोगे, तभी सोना तुम्हें। हाँ, डाबर बागले को खत्म करके ही मैं आधा सोना तुमसे लूंगा, नहीं तो नहीं। यूं समझो कि उन दोनों की हत्या की कीमत की एवज में ही मैं आधा सोना ले रहा हूं। खेड़ा ने सिर हिलाकर होठ काटते हुए कहा। देवराज चौहान, अगर सोना ना मिला तो मुझे ना कहना कि। खेड़ा। देवराज चौहान उसकी बात काटकर मुस्कुराया। मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि कौन सा इंसान कौन सा काम करने के काबिल है। तुम्हारी अजमेर में जो हस्ती है, उसे देखते हुए यह काम तुम्हारे लिए मामूली है। इस घायल अवस्था में भी तुम यह काम आसानी से कर सकते हो, क्योंकि अर्जुननाथ जैसा काबिल इंसान तुम्हारे पास है। डाबर बागले को अभी से तुम मरा समझो, उन दोनों की चिंता छोड़ दो। तुम सिर्फ सोने की तलाशी की तरफ ध्यान दो और हर वक्त यह याद रखो कि वह 70 करोड़ का सोना है। पंचम खेड़ा ने बेहद गंभीर मुद्रा में सिर हिलाया। अब मैं तुमसे दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, खेड़ा ने कहा। दूसरा मुद्दा? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हाँ, खेड़ा ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। कविता देसाई से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? कविता देसाई से? देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तुम्हारा इस बात से क्या वास्ता? है वास्ता, बताता हूँ, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। कविता देसाई ने मुझे उस समय वैन के नीचे कुचलने की चेष्टा की जब वह सोने वाली वैन लेकर भाग रही थी। अगर मैं फौरन सतर्क न होता तो। 1 मिनट, खेड़ा ने उसे टोका। कविता देसाई ने उस समय तुम्हें नहीं, ठक्कर बाबा को वैन से कुचलने की चेष्टा की थी। वह नहीं जानती थी कि तुम देवराज चौहान हो। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। उसने तीखी निगाहों से खेड़ा को देखा। तुम कविता देसाई की पैरवी कर रहे हो? ऐसा ही समझ लो। खेड़ा ने शांत भाव में सिर हिलाया। कई पलों तक देवराज चौहान खेड़ा को देखता रहा। आगे कहो। कविता देसाई ने ठक्कर बाबा को मारने की चेष्टा की, देवराज चौहान को नहीं। इस बात से सहमत हो? हाँ, देवराज चौहान ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया। फिर तो तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ठीक कहते हो तुम, लेकिन कहना क्या चाहते हो? मैं यह पूछना चाहता हूँ
कि अगर कविता देसाई तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? पंचम खेड़ा, देवराज चौहान ठोस लहजे में बोला। बेहतर होगा कि स्पष्ट बात करो। चलो ऐसा ही सही, खेड़ा ने सिर हिलाया। दरअसल जिस तरह तुमसे बात की है उसी तरह कविता देसाई को भी तलाश करके मैंने उससे बात की है। मेरी तरह डाबर बागले से उसे भी मौत का भारी खतरा है। मैं चाहता हूँ डाबर बागले के सारे दुश्मनों को एकजुट कराकर उनके पीछे लगवा दूं, ताकि डाबर बागले बौखला उठे, पल भर भी उन्हें चैन लेने का मौका न मिले और इस बीच कोई न कोई उन्हें खत्म कर दे। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान थिरकती चली गई। कविता देसाई के साथ शिखा मेहता और उस मंदिर का हरामी पुजारी सिकंदरानाथ भी है। मेरे ख्याल में तो यह लोग हमारा कोई फायदा करें या ना करें, लेकिन हमारे लिए नुकसानदेह साबित नहीं होंगे। खेड़ा गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखे जा रहा था। अगर तुम्हारे मन में कविता देसाई के लिए कोई जाति दुश्मनी न हो तो उन तीनों को अपने साथ लेकर तुम इस लड़ाई में उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कविता देसाई से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं, सिर्फ सोने को लेकर उससे झगड़ा था और वह सोना किसी के भी हाथ नहीं आया, देवराज चौहान ने सरल स्वर में कहा। इसका मतलब इस लड़ाई में कविता देसाई को अपने साथ मिलाने को तैयार हो? खेड़ा मुस्कुराया। ऐतराज मुझे नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल मैं कहाँ करूँगा खेड़ा? डाबर बागले को खत्म करने में। देवराज चौहान ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। डाबर बागले को तो भूल जाओ खेड़ा, समझो वह खत्म हो गए। इस काम के लिए तो मुझे किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं, देवराज चौहान ने एकाएक सख्त स्वर में कहा। तो मेरे ख्याल में तो इन लोगों का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया जा सकता, देवराज चौहान ने कहा। कहीं तो किया जा सकता होगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर कह उठा। ज्यादा हद हुई तो डाबर बागले के आदमियों को उलझाने की खातिर यह लोग डाबर बागले के खास खास ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, उनके आदमियों को शूट कर सकते हैं। यह भी बुरा नहीं, खेड़ा ने फौरन से हिलाया। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि डाबर बागले का कौन कौन सा खास ठिकाना है और किसे तबाह करना तुम्हारे हक में होगा। उन तीनों को तुम इस काम पर लगा सकते हो। ठीक है, खेड़ा बोला। मैं कविता देसाई को बुलाता हूँ, एक बार उससे मिल लो, ताकि उसे इस बात की जानकारी हो जाए कि सारी बात सुख शांति से हो गई है। खेड़ा के शब्द सुनते ही अर्जुन नाथ फौरन खड़ा हो गया। देवराज चौहान ने सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया। अर्जुन नाथ बाहर निकल गया। मुझे टेलीस्कोप गन चाहिए खेड़ा, देवराज चौहान ने कहा। टेलीस्कोप गन? हाँ, एकदम बढ़िया चालू हालत में, मौके पर धोखा देने वाली ना हो। जितनी चाहो ले लो, वैसे उसका करोगे क्या? खेड़ा बोला। पूछना छोड़ दो खेड़ा, अब सिर्फ देखना शुरू करो, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। खेड़ा देवराज चौहान को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। तभी अर्जुन नाथ ने भीतर प्रवेश किया। उसके साथ कविता देसाई, शिखा मेहता और सिकंदरानाथ थे। देवराज चौहान और शंकर नाग शांत भाव में तीनों से मिले। पंचम खेड़ा खुश था कि जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। इन सबके मिल जाने से वागले और डाबर बचने से रहे और देवराज चौहान से बात करके वह जैसे निश्चिंत हो गया था। वह जानता था कि देवराज चौहान अब किसी भी हाल में डाबर बागले को छोड़ने वाला नहीं। वह खुद घायल न होता तो इस लड़ाई में अवश्य शामिल होता, लेकिन अभी वह कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं था। वह मैटाडोर वैन खाली निकली थी, सोना नहीं था उसमें, कविता देसाई ने देवराज चौहान से पूछा। मुझसे वैन खुराना ले गया था, वह कहता है उसमें सोना नहीं था। खुराना सही कहता है, शिखा मेहता बोली। तुम्हें कैसे मालूम? देवराज चौहान ने उसे देखा। उस समय हम खुराना के ही पीछे थे। जिस बंगले में वह वैन ले गया था उस बंगले के पोंछ में ही वागले डाबर के सामने वैन खोली गई थी। तब तक वैन हमारी निगाहों में रही थी, उसमें से सोना नहीं निकला। देवराज चौहान की निगाहें कविता देसाई पर जा टिकी। सोना कौन ले गया, तुम्हें मालूम होना चाहिए, देवराज चौहान बोला। नहीं, मुझे नहीं मालूम, जबकि तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि वैन हर समय तुम्हारी निगाहों में रही। हाँ, मेरी निगाहों में रही, सिकंदरानाथ की निगाहों में रही, कविता देसाई गंभीर स्वर में बोली। लेकिन ऐसे में वैन से सोना कौन निकाल ले गया, यह एक ना समझ में आने वाली, हैरान कर देने वाली बात है। तुम क्या कहते हो इस बारे में? देवराज चौहान ने सिकंदरानाथ को देखा। मैं क्या कहूँ, मैं खुद हैरान हूँ, सिकंदरानाथ के होठों से निकला।
देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मंदिर के पीछे वैन खड़ी करने के पश्चात चेक किया था कि उसमें सोना था या नहीं। सोना वैन में था, मैंने देखा था। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर कह उठा, तुम तीनों ने क्या काम करना है, कैसे करना है, यह खेड़ा तुम्हें बता देगा। देवराज चौहान ने कहकर खेड़ा पर निगाह डाली। और खेड़ा, इन तीनों को समझा देना कि सोना मिलने पर मुझे कितना मिलना है। देवराज चौहान की बात सुनते ही सिकंदरानाथ कह उठा, तुम्हें तुम्हें कितना मिलना है? आधा। देवराज चौहान ने सिकंदरानाथ को घूरा। क्या? आधा तुम्हें और बाकी का आधा तुम सबका? यह क्या हिसाब हुआ? यह तो हिसाब तुम्हें खेड़ा समझा देगा। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा और खेड़ा को देखा। मुझे टेलीस्कोप गन और कुछ दिन के लिए कोई ऐसी जगह दे दो जहां हम रह सकें। खेड़ा ने अर्जुननाथ को देखा। देवराज चौहान जो कहता है उसका इंतजाम कर दो। आओ, अर्जुननाथ ने कहा। देवराज चौहान और शंकर नाग अर्जुननाथ के साथ बाहर निकल गए। यह क्या बात हुई? देवराज चौहान शंकर नाग के बाहर निकलते ही कविता देसाई बोली। क्या? खेड़ा ने उसे देखा। यही कि देवराज चौहान को सारे सोने में से आधा मिलेगा। तो तुम क्या चाहती हो? सोना सब में बराबर बांटा जाना चाहिए, शिखा मेहता कह उठी। देवराज चौहान आधा सोना ठीक मांग रहा है, खेड़ा ने कहा। वह कैसे? डाबर बागले हमारी जिंदगी छीन सकते हैं, हमारा सब कुछ खत्म कर सकते हैं, हमें खाक में मिला सकते हैं, और हम डाबर बागले का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे में अगर हम देवराज चौहान को लूट का आधा सोना देकर डाबर बागले नाम का खतरा अपने सिरों से हटा देते हैं तो उसमें बुरा ही क्या है? डाबर बागले के पीछे तो देवराज चौहान वैसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, पड़ा हुआ है, लेकिन उसका कहना है कि डाबर बागले को मारना उसका वह नहीं है, उन्हें बर्बाद करने का इरादा है उसका। अब उन दोनों को हमारे लिए मारेगा। झूठ बोलता है वह। ऐसी लड़ाई में वह डाबर बागले की जान अवश्य लेगा। मैं कहता हूं बेशक वह झूठ बोलता हो सकता है, लेकिन हम 1% यह सोचकर चलते हैं कि वह सच कह रहा है, तो उस स्थिति में यह सौदा हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो भी हो, कविता देसाई दांत भींचकर बोली। मुझे यह पसंद नहीं कि आधा सोना देवराज चौहान ले जाए और बाकी का आधा हम सब में बटे। ऐसे में हमारे हाथ क्या आएगा? पंचम खेड़ा के चेहरे पर कठोरता के भाव उभरे। तो फिर ऐसा करो कविता देसाई, आधा सोना तुम ले लो। खेड़ा का स्वर जहरीला था। मैं? हाँ, तुम ले लो आधा सोना। देवराज चौहान इस बात पर जरा भी ऐतराज नहीं करेगा, लेकिन खुद को आधा सोना लेने की हकदार तो बनकर दिखाओ। खेड़ा का स्वर बेहद सख्त था। डाबर बागले को खत्म करके, कविता देसाई ने कटु स्वर में कहा। हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो खेड़ा कि यह काम ना तो मेरे बस का है और ना ही तुम्हारे। सब जानती हो तो बीच में बोलने की भी जरूरत नहीं। लेकिन आधा सोना लेने का हकदार बनकर दिखाएगा देवराज चौहान। जो बात अपने बस से बाहर हो तो उसके बीच खामखा दखल नहीं देते कविता देसाई। खेड़ा ने दांत भींचकर उसकी आंखों में देखा। और फिर सोना हम कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं? किसी का माल किसी को देकर अपने सिर से मौत का साया ही तो उतार रहे हैं। साथ ही बचे आधे में से कुछ तो हमारे पल्ले आएगा। कविता देसाई इस बार खामोश रही। शिखा मेहता दोनों में हो रही बातों को गौर से सुन रही थी। लेकिन सोना है कहाँ? एकाएक सिकंदरानाथ ने पूछा। मालूम नहीं? सिकंदरानाथ अचकचाया। जिस सोने के बारे में बड़ा बड़ा हिसाब हो रहा है, जिसे लेकर तू मैं हो रही है, उस सोने की खबर ही नहीं कि वह कहाँ है। सोना जहाँ भी होगा मैं तलाश कर लूँगा। कैसे तलाश कर लोगे? तुम तो चलने फिरने के भी काबिल नहीं हो। मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हुआ तो क्या हुआ? यह बात कहने से पहले मत भूलो कि मैं खेड़ा हूँ, अजमेर अंडरवर्ल्ड की हस्ती। मेरा एक इशारा ही काफ़ी है कोई भी काम करवाने के लिए। सिकंदरानाथ फिर कुछ न कह सका था। अब तुम लोग सुन लो, तुम्हें क्या करना है, खेड़ा ने कहा। देवराज चौहान क्या करेगा टेलीस्कोप गन से? कविता देसाई ने पूछा। वागले डाबर को खत्म करेगा, ख्याल है मेरा। कैसे? कहाँ से उन्हें निशाना बनाएगा? मुझे नहीं मालूम, ना ही जानने की ज़रूरत है। हम डाबर बागले की मौत देखना चाहते हैं और इस बात का जिम्मा देवराज चौहान का है। गंभीर खेड़ा भिजे होठों से कह रहा था। और आज तक देवराज चौहान के बारे में जितना सुन समझ रखा है
उसे देखते हुए वह हर हाल में कामयाब होगा। दावा कर रहे हो? शिखा मेहता बोली। किसी दूसरे के बारे में क्या दावा करूं? बस मेरे शब्दों को दावे जैसा ही समझो। लेकिन देवराज चौहान का वक्ती मकसद तो अपने दोस्त जगमोहन को डाबर बागले की कैद से बाहर निकालना है, और जो वह कह रहा है उसे देखते हुए तो जगमोहन की जान को खतरा बढ़ जाएगा। खेड़ा की आंखों में जहरीले भाव नाच उठे। यह बड़े खेल हैं जिन्हें समझना तुम्हारे बस का नहीं कविता देसाई। पंचम खेड़ा ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। देवराज चौहान है वह सब जानता था कि उसके द्वारा फैलाई गई बर्बादी तबाही क्या रंग लाएगी। वह जितना ज्यादा डाबर बागले को तबाह करेगा, जगमोहन की जान उतनी ही सुरक्षित होती चली जाएगी, क्योंकि हर बीतते घंटे के बाद डाबर बागले को इस बात का एहसास होता चला जाएगा कि देवराज चौहान उन्हें फिर से तबाह कर सकता है, और खतरे से भरा कोई नाजुक वक्त आने पर वह जगमोहन का सौदा देवराज चौहान से करेंगे, और यही तो देवराज चौहान चाहता है। क्रोध में वह जगमोहन को खत्म भी तो कर सकते हैं। नहीं, डाबर बागले बच्चे नहीं हैं। वह जानते हैं कि जगमोहन को सामने खड़ा करके देवराज चौहान की हरकतों पर अंकुश लगा सकते हैं, उसे किसी भी हद तक मजबूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही मेरे ख्याल में देवराज चौहान डाबर बागले को खत्म कर देगा। कविता देसाई और शिखा मेहता की आंखें मिली। तुम लोगों ने क्या क्या कैसे करना है यह सुन लो। मैं बता रहा हूँ, हथियारों और रहने की जगह का इंतजाम अर्जुन नाथ करेगा। घंटे तक वह आ ही जाएगा। इसके साथ ही पंचम खेड़ा उन तीनों को उनके अगले कदमों के बारे में बताने लगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।